नमस्कार। स्वागत है आपका उत्कृष्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग जानेंगे भारत की जनगणना के बारे में। भारत का जो जनगणना है, इसको कराने का दायित्व जो है वो केंद्र सरकार का है। यानी कि केंद्र सरकार प्रत्येक 10 साल में जनगणना कराएगी। ये बातें आपको संविधान के अनुच्छेद 246 में देखने को मिलेगा और ये आपको अनुसूची 7 में भी देखने को मिलती है। अगर बात करें अब हम लोग 2011 की जनगणना की, तो हम लोग 2011 की जनगणना क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 2021 में जनगणना होना था, वो कोरोना के कारण नहीं हो पाया और अभी तक भी संपन्न नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग 2011 की जनगणना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 2011 का जो जनगणना है, इसका जो शुभंकर है वो है प्रगणक शिक्षक। क्या शुभंकर है? तो प्रगणक शिक्षक। बात करें इसके आदर्श वाक्य की, मतलब इसका थीम क्या था, तो वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगर कुछ तथ्यात्मक चीजों के बारे में जाने, तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के काल में। कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। और बात करें कि नियमित जनगणना, मतलब प्रत्येक 10 साल में भारत में जनगणना कब शुरू हुई, तो वही 1881 में, लॉर्ड रिपन के काल में। वही बात करें कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो 1951 ईस्वी में। इस वक्त जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो थे आर्य गोपाला स्वामी। और कुछ की फैक्टर के बारे में जाने, जैसे कि जनसंख्या घनत्व क्या है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता दर क्या है, दशकीय वृद्धि क्या है। तो जनसंख्या घनत्व जो है, इसे हम लोग कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित करते हैं। बेसिकली हमें इसमें 1 किलोमीटर क्षेत्रफल के दायरे में कितने लोग रहते हैं, इसके बारे में जानकारी हमें जनसंख्या घनत्व देता है। अगर बात करें हम लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात हमें बताता है कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कितनी है, मतलब महिलाओं की संख्या कितनी है 1000 पुरुषों की तुलना में, ये बताएगा हमें लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात लिंगानुपात के ही समान है, लेकिन इसमें हम लोग आयु क्या देखते हैं? 0 से 6 वर्ष का ही देखते हैं। यानी कि 0 से 6 वर्ष के 1000 पुरुषों की तुलना में कितनी स्त्रियां हैं, उसके बारे में जानकारी कौन देगा? तो शिशु लिंगानुपात। अगर बात करें साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर में हमें 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं, वो किसी भाषा को समझ सकते हैं, लिख या पढ़ सकते हैं, तो उसे हम लोग साक्षर श्रेणी में रखते हैं। दशकीय वृद्धि क्या है? दशकीय वृद्धि 10 वर्षों के दौरान जो वृद्धि हुई है, मतलब पिछले 10 वर्षों के दौरान जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, उसे हम लोग दशकीय वृद्धि के रूप में जानते हैं। अगर बात करें हम लोग शिशु मृत्यु दर की, तो प्रति 1000 जन्म पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। और 1921 का जो जनगणना था, उसे हम लोग महान विभाजक वर्ष के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि 1911 से लेकर 1921 के बीच में जनसंख्या में आपको कमी देखने को मिलती है, इसलिए 1921 की जनगणना को हम लोग महान विभाजक वर्ष के रूप में जानते हैं। अगर बात करें 2011 की जनगणना की, तो ये कुल 15वें क्रम की थी। वहीं आजादी के बाद ये 7वें क्रम की जनगणना थी। कौन सी? तो 2011 की जनगणना। इस समय भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ 8,54,977 थे। कितने थे? 121 करोड़ 8,54,977 लोग इस वक्त भारत में रहते थे। वहीं बात करें पुरुषों की, तो 51.47% और महिलाओं की कितनी थी? 48.53%। अगर संख्या में देखें, तो 62 करोड़ 32,70,258 मेल रहते थे, मतलब पुरुष रहते थे। 58 करोड़ 75,84,719 महिलाएं रहती थी। कब? 2011 के जनगणना के समय। इस वक्त जो दशकीय वृद्धि थी, इस वक्त जो दशकीय वृद्धि हुई, वो कितनी हुई? 17.5%। कितनी हुई? 17.5%। और नागालैंड में आपको ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिलती है। कहाँ? तो नागालैंड में आपको ऋणात्मक दशकीय वृद्धि देखने को मिलती है। कितनी ऋणात्मक? तो 0.6%। बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो 2011 के समय भारत में 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में रहते थे। मतलब कि 1 किलोमीटर क्षेत्रफल के दायरे में 382 लोग निवास करते थे। वहीं बात करें लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात 2011 के समय कितना था? 943। यानी कि 1000 पुरुषों पर मात्र 943 ही महिलाएं थी। शिशु लिंगानुपात कितना था? तो 918 ही था। अब बात करें साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर 73% थी। कब? 2011 के समय। इसमें मेल साक्षर थे 80.9% और फीमेल कितनी थी? 64.6%। और ये जो आपको 121 करोड़ जनसंख्या दिख रही है, इसमें गांव में 68.8% लोग रहते थे और शहर में 31.2% रहते थे। अब हम लोग जानते हैं 2011 की जनगणना की कुछ मुख्य बातें, जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में थी? तो उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर कौन था? महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पे बिहार। मतलब बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद महाराष्ट्र, के बाद बिहार। सबसे न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में है? तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ये सारी बातें आपको भी राज्य के पर्सपेक्टिव में हो रही है। यूनियन टेरिटरी के बारे में हम लोग बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। और न्यूनतम जनसंख्या राज्य कौन थे? सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और बात करें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ हुई थी? तो हुई थी मेघालय में 27.9%। जबकि पूरे भारत में वृद्धि कितनी हुई थी? 17.5%। वही मेघालय में वृद्धि कितनी हुई थी? 27.9%। दूसरे नंबर पर कौन था? अरुणाचल प्रदेश। और तीसरे नंबर पे बिहार। मतलब कि बिहार तीसरे नंबर पर था दशकीय वृद्धि में, जिसमें कि कितना हुआ था? 25.4%। और अब बात करें न्यूनतम दशकीय वृद्धि की, सबसे कम वृद्धि आपको नागालैंड में, उसके बाद केरल, उसके बाद गोवा।
नागालैंड में आपको ऋणात्मक दृष्टि की वृद्धि देखने को मिलती है। मतलब एकमात्र राज्य जहाँ पर की ऋणात्मक दृष्टि की वृद्धि देखने को मिली वो कौन सी थी? तो नागालैंड थी। वहीं बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपको बिहार में देखने को मिलेगा, उसके दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर पे केरल में। बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में आपको 1106 व्यक्ति मिलेंगे। अब बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की, ये आपको अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मिजोरम और तीसरे नंबर पे सिक्किम। मतलब अरुणाचल प्रदेश में आपको 1 किलोमीटर क्षेत्रफल के दायरे में मात्र 17 लोग मिलेंगे। वहीं बिहार में आपको 1 किलोमीटर क्षेत्रफल के दायरे में 1106 व्यक्ति मिलते हैं। और जबकि पूरे भारत की बात करें तो आपको कितने हैं? 382 लोग प्रति किलोमीटर क्षेत्रफल के दायरे में मिलते हैं। क्या हम लोग जानते हैं साक्षरता के बारे में, जिसमें कि सर्वाधिक साक्षरता आपको केरल राज्य में देखने को मिलती है, जहाँ की साक्षरता दर कितनी है? तो 94% साक्षरता दर है। दूसरे नंबर पे आएगा मिजोरम, तीसरे नंबर पर गोवा आता है। और बात करें न्यूनतम साक्षरता की, तो उसमें पहले नंबर पे आपको बिहार देखने को मिलेगा, जिसकी साक्षरता दर कितनी है? 71.2%। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे आपको राजस्थान देखने को मिलता है। मैं बात करेंगे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की, तो आपको केरल पहले नंबर पर, फिर मिजोरम, उसके बाद फिर गोवा। और सर्वाधिक महिला साक्षरता में भी आपको केरल पहले नंबर पर, दूसरे नंबर मिजोरम और तीसरे नंबर पर गोवा देखने को मिलेगा। और बात करें न्यूनतम पुरुष साक्षरता की, तो आपको बिहार में देखने को मिलता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगर बात करें न्यूनतम महिला साक्षरता की, तो पहले नंबर पर आपको बिहार, फिर राजस्थान, उसके बाद फिर झारखंड देखने को मिलेगा। अगर बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात की, किसकी? लिंगानुपात की, सबसे ज्यादा आपको केरल में देखने को मिलता है, फिर तमिलनाडु, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश। केरल में आपको प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं देखने को मिलती है। जब बात करें न्यूनतम लिंगानुपात की, तो पहले नंबर पर आपको हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उसके बाद फिर पंजाब देखने को मिलेगा। हरियाणा में लिंगानुपात आपको प्रति 1000 पुरुषों पर 879 देखने को मिलेगी। वहीं बात करें सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की, तो आपको पहले नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, उसके बाद फिर मेघालय देखने को मिलता है। अगर बात करें न्यूनतम लिंगानुपात की, तो पहले नंबर पर हरियाणा, फिर पंजाब, उसके जम्मू कश्मीर और फिर राजस्थान देखने को मिलेगा। अब बात करें सर्वाधिक शहरी आबादी की, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहले नंबर पर महाराष्ट्र आएगा, फिर उत्तर प्रदेश। वहीं प्रतिशत के दृष्टिकोण से पहले नंबर पर गोवा, फिर मिजोरम आता है। और बात करें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की, तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से पहले नंबर पर हिमाचल प्रदेश और दूसरे नंबर पर बिहार आपको देखने को मिलेगा। और बात करें सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या, मतलब कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या की, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से आपको पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल और फिर बिहार देखने को मिलेगा। वहीं प्रतिशत के आधार पर पहले नंबर पर आपको पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। और बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से आपको पहले पे मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा। और बात करें प्रतिशत के दृष्टिकोण से आप तो पहले नंबर मिजोरम, फिर नागालैंड और फिर मेघालय। और बात करें हम लोग यूनियन टेरिटरी की, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों की, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ देखने को मिलती है? दिल्ली में। और न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप में। वहीं सर्वाधिक साक्षरता कहाँ देखने मिलेगी? तो लक्षद्वीप में। न्यूनतम साक्षरता दादर नगर हवेली में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ देखने मिलता है? तो दिल्ली में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ देखने मिलेगा? तो अंडमान निकोबार में। सर्वाधिक लिंगानुपात यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ? तो पुदुचेरी में। न्यूनतम कहाँ? दमनदीप में। सर्वाधिक एससी जनसंख्या किसकी? अनुसूचित जाति की जनसंख्या दृष्टिकोण से पहले नंबर पर दिल्ली और प्रतिशत दृष्टिकोण से पहले नंबर पर चंडीगढ़। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या मतलब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आपको यूनियन टेरिटरी में कहाँ देखने मिलेगी? जनसंख्या दृष्टिकोण से दादर नगर हवेली और न्यूनतम और प्रतिशत दृष्टिकोण से लक्षद्वीप में देखने को मिलती है।